नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले अयोध्या से मुझे कश्यप जी का फोन आया। कश्यप जी ने कहा कि सर मैं किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से लोन नहीं भर पाया, 2-3 ईएमआई बाउंस हो गई, तो 2 ईएमआई रिकवरी एजेंट ने जमा करा दी और अब रिकवरी एजेंट पुलिस स्टेशन जाके बैठा है और पुलिस थाने में कंप्लेंट दे रहा है कि उसने मेरी 2 ईएमआई जमा कराई और मैं उसको राशि वापस नहीं कर रहा हूं, पुलिस कार्रवाई करे। तो मैं आज ये कहना चाहूंगा कि ये मंदबुद्धि रिकवरी एजेंट अपने दिमाग को तनिक विश्राम दे, ऐसे वो जरूर काम ना करे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी अवैध ट्रांजैक्शन किया है, इलीगल ट्रांजैक्शन किया है। इस मामले में कार्रवाई होती है, इसमें आपकी ही कंपनी को शिकायत होती है कि ये इलीगल ट्रांजैक्शन किसके द्वारा किया गया और आपकी कंपनी आपको नौकरी से बर्खास्त कर देगी। और अगर आपकी कंपनी ने आपके बारे में सोचा, कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की और आपको कार्य मुक्त नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई बैंकिंग लोकपाल को शिकायत दर्ज होती है, जहां एनबीएफसी कंपनी पर जुर्माना भी लगाया जाता है और उसे कड़े रूप में लिया जाता है कि ऐसे इलीगल ट्रांजैक्शन क्यों किए जाते हैं, और कई बार इन कंपनियों का लाइसेंस निलंबित भी हो जाता है। इसीलिए आप जो तमाम साथी आज ये वीडियो देख रहे हैं ना, यदि आपके रिकवरी एजेंट ने आपकी ईएमआई जमा करा दी है, आपके अकाउंट में यदि उन्होंने इलीगल फंडिंग कर दी है, तो इस वीडियो का जो लिंक है ना, थोड़ा उनको भेज दीजिए ताकि उनको मालूम पड़ जाए कि जिस गली में मिस्टर राम बिहारी रहते हैं उस गली चौखट पे नहीं जाना, उस मोहल्ले में नहीं जाना, और पैसा मांगना तो दूर रहा, उनके घर पे रिकवरी करने भी नहीं जाना, क्योंकि बंदे की सटकी तो आज का वीडियो उसने पूरा देख के यदि कंप्लेंट फाइल कर दी तो मेरी तो वाट लग जाने वाली है, समझे आप। इसीलिए जिन भी रिकवरी एजेंट आपके जो भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आते हैं ना, हमारे एक वीडियो का लिंक भेजते रहिए, देखिए तनाव का कैसा सॉल्यूशन निकलेगा। कभी ये मत सोचिए आप कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो आपने कोई अपराध नहीं किया। इस बात को अपने दिमाग में गार्ड बैठा लीजिए। तो देखिए आज का स्पेशल वीडियो जो आज इसी मैटर पे बना है, इल्लीगल फंडिंग के बारे में, और आपका क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। तो देखिए आगे का वीडियो। साथियों नमस्कार, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, लोन डिफॉल्ट के सेशन में आज हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं आपके लोन डिफॉल्ट अकाउंट में होने वाले इल्लीगल, गैर कानूनी, अवैध ट्रांजैक्शन के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर लोन डिफॉल्ट के अकाउंट में किस तरीके से इल्लीगल ट्रांजैक्शन होते हैं, अगर होते हैं तो क्यों किए जाते हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है, और क्या हमें इसकी कोई शिकायत दर्ज करानी चाहिए, और अगर शिकायत दर्ज कराएंगे तो हमारे बेनिफिट क्या है, और यदि किसी ने इल्लीगल ट्रांजैक्शन कर दिया तो क्या उससे हमें कोई लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के रोटेशन के बारे में, जो अक्सर आपको कहा जाता है कि आप पेमेंट नहीं भर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर हमें दे दीजिए या हम आपके क्रेडिट कार्ड का रोटेशन करा देते हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर यह वीडियो है, और पिछले 7 दिन के अंदर कई हमारे साथी पूछ चुके हैं कि सर क्रेडिट कार्ड में हो या लोन अकाउंट में हो, जब उसमें कोई इल्लीगल ट्रांजैक्शन होता है तो क्या करना चाहिए। उस मुद्दे पर बात करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि लोन डिफॉल्ट, सबसे पहली चीज जो इसकी है वो है आपका लोन डिफॉल्ट होना। लोन डिफॉल्ट, अब यहां पर साथियों ये जानना जरूरी है कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि किसी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट हो जाए और उसकी पहली ईएमआई बाउंस हो जाए, तो यह ध्यान रखना, पहली ईएमआई आपकी बाउंस होने पर आपके अकाउंट में कोई भी व्यक्ति
कोई राशि जमा नहीं करवाएगा। लेकिन यदि आपकी दूसरी ईएमआई बाउंस होती है या आपकी तीसरी ईएमआई बाउंस होती है या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जो मिनिमम ड्यू होता है वो मिनिमम ड्यू जो है वो अक्सर आपने देखा है आप पे नहीं करते हो, लेकिन आपको एक मैसेज आता है कि थैंक यू रिसीव्ड, और आपको मैसेज आया कि आपके अकाउंट में पेमेंट जो है लोन अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब पहली बात तो ये है कि कोई दूसरा आपके अकाउंट में पैसा क्यों जमा करा रहा है। तो यहां इन चीजों को दो तरीके से समझना है। पहला है एनपीए। खुद कोई भी वित्तीय संस्थान या कंपनी कभी भी ये नहीं चाहती है कि किसी भी व्यक्ति का लोन अकाउंट जो है वो एनपीए हो जाए। इसके अलावा जो रिकवरी एजेंट्स हैं, इन रिकवरी एजेंट्स को जो भी बेनिफिट मिलता है वो सारा का सारा बेनिफिट इनके द्वारा जो ईएमआई बाउंस हुई है या जो आउटस्टैंडिंग आपकी बाकी है उसको वसूल करने पर इनको बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए इनको 100 का टारगेट दिया गया और इस 100 का टारगेट कवर करने में अगर इनका 99 हो चुका है और केवल एक ट्रांजैक्शन इनका बाकी रह रहा है, ऐसी स्थिति में ये रिकवरी एजेंट अक्सर आपके अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि कंपनियां नहीं जानती है, कंपनियां सब कुछ जानती है। कंपनियां जानती है कि हर बार जो पैसा आ रहा है वो किस बैंक खाते से आ रहा है और इस बार नगद कैसे आ गया, इस बार ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या हो गया। लेकिन मूर्खता तो देखिए इन कुछ रिकवरी एजेंट की कि कस्टमर का पेमेंट जमा करा के कस्टमर को फोन करके कहते हैं कि हमने तुम्हारी ईएमआई जमा कराई थी, तुम हमारी राशि वापस दे दो। यदि कोई रिकवरी एजेंट आपको फोन करके ये बात कहता है कि मैंने तुम्हारी गए महीने की ईएमआई जमा करा दी, मैंने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू पे कर दिया, तो मेरा आपको कहना है कि आप उस कॉल को रिकॉर्ड करें। आप उस व्यक्ति से व्हाट्सएप पे पूछिए कि मेरे लोन अकाउंट नंबर 12389 जो भी है, मैं आप द्वारा कितना पेमेंट जमा कराया गया है, वो राशि बता दीजिए। फिर पूछिए कि यह पेमेंट क्यों जमा कराया। एक बात ध्यान रखिएगा साथियों कि ये अगर कोई पेमेंट आपके अकाउंट में जमा करवा रहे हैं ना, तो ये मान के चलना कि ये आपके लिए जमा नहीं करा रहे, आपकी इन्हें कोई चिंता नहीं है। आप ये विचार तनिक मत कीजिएगा, अपने दिल पर अपनी आत्मा पर ये बोझ लाने की आपको आवश्यकता नहीं है किसी थर्ड पार्टी ने आपका पेमेंट क्यों जमा कराया। किसी थर्ड पार्टी ने आपका पेमेंट इसीलिए जमा कराया क्योंकि उस थर्ड पार्टी को आपकी ईएमआई जमा होने पर एक अच्छा और बेहतर और बड़ा बेनिफिट प्राप्त होगा। इसीलिए ये चीज ध्यान रखिए कि कभी भी आपके अकाउंट में यदि किसी पेमेंट का ट्रांजैक्शन आता है और वो पेमेंट आपने नहीं किया है तो आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए। अब आप कहोगे सर ये तो गजब बात कर रहे हो, एक तो मेरे लोन खाते में उसने पैसे जमा करा दिए, ऊपर से आप कह रहे हो कि उसकी शिकायत करो। बिल्कुल आपको शिकायत करनी है, क्योंकि उस व्यक्ति ने कोई आपके उज्जवल भविष्य को देखकर पैसा जमा नहीं कराया है, अपितु उसने अपने टारगेट को पूरा करने के लिए और आपका लोन अकाउंट एनपीए न हो और इसके साथ उसके सीनियर्स का जो दबाव होता है, उसका टारगेट अचीव करने की जो महत्वाकांक्षा होती है, उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अगर ये करते हैं, पेमेंट जमा कराते हैं, तो ये कहलाती है इलीगल फंडिंग, यानी अनाधिकृत गैर कानूनी तरीके से जमा कराई गई राशि। अब इसी में एक चीज ये होता है कि कभी कभी आप क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कर जाते हैं और क्रेडिट कार्ड को पे नहीं करते हैं। आपको जो रिकवरी एजेंट है वो बार बार सलाह देते हैं कि आप इस मैटर में रोटेशन करवाइए। रोटेशन का मतलब क्या है कि आपके क्रेडिट कार्ड में कुछ लिमिट बची हुई है, उस पेमेंट को उसी में से जमा कर दो, यानी आप हमें केवल क्रेडिट कार्ड का नंबर दे दो, हमको रोटेशन की परमिशन दे दो, हम कर देंगे। या फिर आप अभी कुछ पैसा कहीं से भी एडजस्टमेंट कर दो
और 2 दिन बाद वापस निकाल देना। मैं आपको बताऊं कि कल हमने हमारे एक साथी से बात की, उनका 4.5 लाख का आउटस्टैंडिंग था और रोटेशन के चक्कर में 8.5 लाख रुपए बढ़ गए। 8.5 लाख रुपए वो और कर्जे में दब गए। तो कभी ये मत समझना कि रोटेशन आपकी सुविधा है, रोटेशन आपके विनाश का कारण बन सकता है। इस बात को ध्यान रखिए आप। अब एक बात ये, एक छोटी सी बात मैं आपको और कहूंगा कि आपने लोन की ईएमआई नहीं चुकाई। मान लीजिए 5 तारीख को आपके लोन की ईएमआई थी और आपने ईएमआई चुकाई नहीं। दूसरे महीने की 5 तारीख को आपकी ईएमआई थी, आपने नहीं चुकाई। ध्यान से सुनना, बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूं। तीसरे महीने फिर 5 तारीख को आपकी ईएमआई थी और आपने नहीं चुकाई। आपका लोन एनपीए नहीं हो, इसीलिए रिकवरी महोदय ने आपके अकाउंट में एक ईएमआई जमा करवा दी। ठीक है। अब मान लीजिए कि उन्होंने जो ईएमआई जमा कराई वो आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो गया, उसके बाद उन्होंने एक ईएमआई और जमा करा दी। ऐसी स्थिति में अगर आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा हुआ है ना, तो आप उसके लिए सीधे कंपनी को मेल डालिए कि जिस ईएमआई बाउंस का आपने नोटिस भेजा है उसकी ईएमआई जमा हो चुकी है, चेक कर लीजिए और आप अपने स्टेटमेंट निकाल दीजिए कि देखिए कौन से महीने की जमा हो गई। जिस महीने में की ईएमआई बाउंस है उस ईएमआई का क्रेडिट आ गया। अगर आपके अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, तो आपके लिए एक सेक्शन 25 का केस और निपट जाएगा। ये आपके लिए एक अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन आज हम अच्छी बातें करने के मूड में नहीं है। आज हम कंपनियों के हित की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे रिकवरी एजेंट्स के पोस्टमार्टम की, और वो भी किसमें? इल्लीगल फंडिंग में। अगर आपके अकाउंट में इल्लीगल फंडिंग हो गई है और इल्लीगल फंडिंग हो गई है तो इस मैटर में आपको कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। और यह ध्यान रखना है कि कंप्लेंट कहां फाइल होगी। कंप्लेंट फाइल होगी उसी एनबीएफसी कंपनी को या उसी बैंक को जिस बैंक में आपका लोन अकाउंट है, जिस लोन अकाउंट में आपने राशि जमा नहीं कराई, किसी और ने जमा करा दी। अब इसका प्रारूप क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, अब इस चीज पे आ रहे हैं। साथियों, मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, पिछले लंबे समय से हमारी मेंबरशिप चैनल पर कोई वीडियो पोस्ट नहीं हुआ है। हमने जनता की सहूलियत को देखकर, हमने उच्च विचार रखते हुए हमने हर कोशिश की है कि हम आम पब्लिक को एक बेहतर जानकारी मुहैया करा पाए, उनके अधिकारों के बारे में बात कर पाए और उन चीजों की जानकारी हम उनको दे पाए जो जानकारियां उनको कई गुना फीस पे करने पर भी कहीं से नहीं मिलती है। तो इसके लिए इतना सा निवेदन आपसे कर ही सकता हूं कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि देश में हजारों लोग आत्महत्या करते जा रहे हैं। कर्ज के दलदल में धंसकर लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आता है और लोग अपना जीवन त्याग रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर यदि आप एक वीडियो शेयर करेंगे और किसी मजबूर व्यक्ति को जो किसी कारण से लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहा है और कहीं लीगल एक्सपर्ट के पास जा रहा है तो उनको मंथली ईएमआई पे करनी पड़ रही है, उनके लिए हमारा चैनल एक बहुत बड़ी राहत बन सकता है। साथ ही मेंबरशिप चैनल पर भी हमारे द्वारा कुछ यूनिक कंटेंट अब पोस्ट किया जाने वाला है, इंतजार रहे, क्योंकि मेंबरशिप पे जो कंटेंट आएगा वो तो अपने आप में यूनिक और सबसे बेस्ट होगा। तो साथियों, अब बता रहे हैं कि अगर आपके अकाउंट में इल्लीगल फंडिंग हो गई है, अनाधिकृत फंडिंग हो गई है, जो राशि आपने नहीं जमा करा रही है, तो आपको शिकायत कैसे करनी है। और इस शिकायत का लाभ क्या मिलेगा मालूम है? सेटलमेंट में। इस शिकायत का लाभ मिलेगा आपको आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में। इस शिकायत का लाभ सेक्शन 25 और 138 में मिलेगा, क्योंकि ये जो मेल करोगे ना आप, ये मेल आपके लिए आपका ब्रह्मास्त्र है। इसीलिए ये चीज ध्यान रखिए कि जिस भी कंपनी में आपके अकाउंट में इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है या जहां आपका लोन अकाउंट है,
टू करके आप उस कंपनी का नाम लिखिए। जैसे मैं हमेशा लिखता हूं ABCD फाइनेंस कंपनी, बैंक हो तो बैंक लिख दिया आपने। इसके बाद फ्रॉम में आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मैं NK जोशी, ठीक है। उसके बाद एड्रेस लिखना चाहो शॉर्ट एड्रेस लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए आपका, और लिख दीजिए आपका ईमेल आईडी। मैं पहले ही कह देता हूं कि कोई भी साथी मुझसे इसका ड्राफ्ट न मांगे, मैंने इसका कोई ड्राफ्ट नहीं बनाया हुआ है। जब पब्लिकली 4 लाइन लिखनी है और हम खुले प्लेटफॉर्म पे बता रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है। ध्यान ये रखिएगा कि इस कंप्लेंट का सॉल्यूशन न करने पर 30 दिन बाद आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन पर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अब आपने टू लिख दिया, फ्रॉम लिख दिया, अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, विषय, आप क्या लिखना चाहते हो। तो आप यहां पर अपना लोन अकाउंट नंबर लिखे, लोन अकाउंट नंबर, जो भी लोन अकाउंट नंबर है आपका वो अकाउंट नंबर लिख दीजिए। मैं अनाधिकृत यानी कि अधिकृत है ही नहीं वो, गैर कानूनी ट्रांजैक्शन के संदर्भ में, यानी कि आपने लिख दिया कि लोन अकाउंट नंबर, तो लोन अकाउंट नंबर लिख दो, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड लिख दो, के संदर्भ में, ठीक है। उसके बाद महोदय, स्पेलिंग तो बिल्कुल फॉर्मेशन में आपको लिखना है, लैंग्वेज। निवेदन इस प्रकार है कि अब यहां पे आपका क्लोज नंबर 1 आएगा। 1 में आपने ये लिखना है, यह कि दिनांक 5 मार्च 2025 को मेरे उपरोक्त खाता, लोन खाता लिख देना, उपरोक्त लोन खाता में 5,500 रुपया मात्र जमा होने का मैसेज मुझे जरिए, अब आपको कैसे आया, मेल आया, एसएमएस आया, क्या आया वो लिख देना, जरिए मेल एसएमएस प्राप्त हुआ जिसका स्क्रीनशॉट मेल के साथ अटैच है, यानी कि मेल आईडी के साथ में आप इसको अटैच कर लीजिए। ध्यान ये रखना कि यदि आपके ये मान के चलना आपके अकाउंट में इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं भी हुआ है ना, तो इस वीडियो को लाइक करके रख देना, क्योंकि आज नहीं तो कल होने वाला ये मान के चलो अटैच है। यह नंबर 2, यह कि उक्त राशि मेरे द्वारा जमा नहीं कराई गई है। यह राशि मेरे द्वारा जमा नहीं कराई गई है। आपका विधिक दायित्व ना कानूनी दायित्व है आपका विधिक दायित्व है कि मुझे उक्त ट्रांजैक्शन
के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रदान कराई जाए। मतलब मैं आपका उपभोक्ता हूं तो ये आपका दायित्व है कि मुझे उक्त ट्रांजैक्शन के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाए। तीसरा, यह कि मुझे जानकारी प्रदान करे कि यह राशि, आप पूरी तरह उनके रास्ते ही बंद कर दो। यदि ऑनलाइन जमा हुई है तो किस खाता धारक, किस बैंक अकाउंट नंबर या किस यूपीआई मोड में हुई है। मतलब पहले तो आप ऑनलाइन ले लिया कि भाई किस खाताधारक, किस बैंक अकाउंट नंबर या किस मोड में किसके द्वारा कराई गई है, किस मोड में किसके द्वारा जमा कराई गई है, किसके द्वारा जमा कराई गई है। अब यहीं पे और लिख दो, और यदि यह राशि नगद जमा हुई है, अब यहां पे भी उनके लिए रास्ता मत छोड़ो, नगद जमा हुई है तो आपकी कौन सी ब्रांच में किस व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई है उसकी जानकारी एवं उस समय के ब्रांच के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए जाए। यानी कि दोनों रास्ते ले लिए आपने ताकि कल हमें कोई दिक्कत नहीं हो, उपलब्ध कराए जाए। ध्यान से देख लीजिए पॉइंट नंबर 3 तक मैंने क्या चीज लिखी है, आप इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ गया। अब मैं पॉइंट नंबर 4 लूंगा अब मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि मेटर में अगर आप इनिशियल चेंज करना चाहो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 1 ट्रांजेक्शन हुए, 2 ट्रांजेक्शन हुए, डेट क्या है वगैरह वगैरह, जो भी आपको चेंज करना लगे आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद साथियों हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 का, क्योंकि यहां तो हमने मुद्दे की जो बात है वो अपनी लिख दी है, लेकिन अब हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कि स्पष्ट है कि मेरे लोन अकाउंट, सॉरी बैंक खाता नहीं लिखना है, मेरे लोन अकाउंट की जानकारी, मेरे लोन अकाउंट की जानकारी मेरे अलावा मात्र आप वित्तीय संस्थान को ही है, आप वित्तीय संस्थान को ही है। इस
स्थिति में मेरे बैंक खाते में उक्त ट्रांजैक्शन मेरी प्राइवेसी को भंग करना है, साथ ही यह अवैध व्यापार है। मतलब अवैध व्यापार है, व्यापारी कहते हैं इसको, व्यापार है, अवैध व्यापार है। ठीक है। नंबर 5, ठीक है। अब यहां लिखना यह कि इस रूप में जवाब न देवे, क्योंकि मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं कि ये जवाब क्या देते हैं। यह कि इस रूप में जवाब नहीं देवे कि यदि ट्रांजैक्शन मेरे द्वारा नहीं किया गया है, ट्रांजैक्शन मेरे द्वारा नहीं किया गया है, तो आप कंपनी द्वारा उसे रिवर्स कर दिया जाएगा। ये अक्सर जवाब आ रहा है आजकल, उसे रिवर्स कर दिया जाएगा। मतलब इनका क्या कहना आता है कि भाई आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया तो जिस खाते से पैसा आया ना उस खाते में हम वापस डाल देंगे, रिवर्स कर दिया जाएगा। यह मेरी शिकायत का समाधान नहीं होगा, यह मेरी शिकायत का समाधान नहीं होगा। मुझे संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हुए उस व्यक्ति के विरुद्ध आप द्वारा क्या कार्यवाही की गई उसकी जानकारी भी उपलब्ध कराए, उसकी जानकारी भी उपलब्ध करावे। ठीक है। नंबर 5 पॉइंट आपने लिख दिए। अब मेन बात, लिहाजा, ये तो खुली धमकी होती है, इसको तो पूरा मैं बताता हूं आपको, यहां तक तो ठीक है, 5 नंबर हो गया। 5 पॉइंट लिखने, आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और अब आपको मुद्दे की बात बता रहा हूं, इस लेटर का अंत कैसे होगा, लास्ट पैराग्राफ कैसे लिखा जाएगा उसको समझना। लिहाजा आपसे अनुरोध है बैंकिंग रूल एंड रेगुलेशन के तहत आज दिनांक से 30 दिन के भीतर यदि आप द्वारा मेरी शिकायत का संपूर्ण समाधान नहीं किया जाता है,
नहीं किया जाता है तो मेरे द्वारा बैंकिंग ओम्बड्समैन, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, आरबीआई लोकपाल में शिकायत दर्ज की जाएगी जिसका मुख्य आधार यह शिकायत रहेगी। ठीक है, यहां पे आप दिनांक लिख दो, यहां पे यदि आप कागज पर बना रहे हो तो हस्ताक्षर कर दो और यहां नोट में डाल दो पेमेंट जमा होने का स्क्रीनशॉट मेल अटैच है। अटैच करना मत भूल जाना, मेल अटैच है। ये इल्लीगल फंडिंग की कंप्लेंट होती है और एक बात ध्यान रखना, ये इल्लीगल फंडिंग ही की कंप्लेंट जो है ना, अगर आप तरीके से लेते रहोगे, हमारे नेवी ऑफिसर जो आदित्य जी थे ना, उनके मैटर में कंपनी ने जवाब दिया कि हमने उस पेमेंट को रिवर्स कर लिया, तो वो तो खतरनाक चीज है कि तुमने रिवर्स कैसे कर लिया। तुम रिवर्स करने वाले होते कौन हो? तुमको कार्रवाई करनी थी, तुम कार्रवाई करते। ये चीजें करके वो आपके लोन को एनपीए होने से रोकते नहीं है, अभी तो अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो यह अवैध ट्रांजैक्शन कहलाता है और ऐसे अवैध ट्रांजैक्शन के लिए इस प्रकार शिकायत दर्ज की जाती है। और अगर आपने मेल कर दिया 1 तारीख को और 30 तारीख तक इन्होंने आपकी मेल पर कोई संज्ञान नहीं लिया या कोई कार्रवाई नहीं की या फिर कोई अपूर्ण कार्रवाई की और पूरी जानकारी आपको नहीं दी, तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करें बैंकिंग ओम्बड्समैन कंप्लेंट और उनकी वेबसाइट पे जाकर इस मेल आईडी के स्क्रीनशॉट के साथ, उनके कोई अधूरे रिप्लाई है तो उनके साथ और उस पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ आप आरबीआई लोकपाल को कंप्लेंट करें। ये नियम होता है 30 दिन का। अगर आपने आरबीआई बैंकिंग को इस प्रकार की कंप्लेंट की और इन्होंने आपके इस मैटर पर सॉल्यूशन नहीं किया, तो ये मान के चलिए कि लग गए। साथियों, पूरा प्रयास करते हैं हम हर चीज की आपको बेहतर जानकारी देने का। तो ये इलीगल फंडिंग जो हो रही है ना, इसमें ध्यान रखना, अगर किसी एजेंट ने आपके अकाउंट में इलीगल फंडिंग की है, आपको उसको सिंगल 1 रुपीज पे नहीं करना है, अभी तो उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी है। अभी अयोध्या से कश्यप जी का फोन आया था कि किसी रिकवरी एजेंट ने मेरे अकाउंट में पैसा जमा करा दिया और थाने जाके बैठा है कि थाने में रिपोर्ट दूंगा, मैंने तुम्हारा पैसा जमा करा दिया और तुमने जो है मुझे पैसा वापस नहीं दिया। तो ये मान के चलना कि इनकी तो 12 बजने वाली है। साथियों, इसी प्रकार के यूनिक कंटेंट एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट चैनल पर आते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका कोई मित्र, परिचित, यार, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में धंसा है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।